स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और आज मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल। और जो तीन मुद्दे हम आपके सामने लेकर आए हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में आगे कौन, भाजपा गठबंधन या इंडिया गठबंधन। मुद्दा नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के जहरीले बोल से सहयोगी दल भी परेशान, क्या राहुल और अखिलेश के पास है इसकी काट। और मुद्दा नंबर 3, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का करारा प्रहार, तोड़ दी भाजपा की राजनीति। ये तमाम मुद्दे होंगे, मगर शुरुआत हम करना चाहते हैं महाराष्ट्र और झारखंड से। जी हां, झारखंड के पहले चरण के मतदान हैं वो समाप्त हो गए हैं। महाराष्ट्र को लेकर जोर आजमाइश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है भड़काऊ मुद्दे उठाने की। कांग्रेस की आलोचना की जा रही है कि भाई जिस मुस्तैदी, किस ऊर्जा के साथ उन्हें मैदान में उतरना चाहिए वो ऊर्जा दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सवाल यह किया जा रहा है कि इस वक्त आगे कौन है। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगी भाषा। अभिसार, एक बात साफ है कि झारखंड हो या महाराष्ट्र, दोनों जगह प्रचार और प्रचार और प्रचार सबसे आगे है। उसमें बस खलल पड़ रही है कि महाराष्ट्र में अडानी बम फूट जाता है, जिस तरह से अजीत पवार अडानी पर हमला करते हैं, और साथ ही साथ बाकी लोग कहते हैं कि हम इस नारे से सहमत नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। इस पर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी कितना खेल पाती है, यह अभी देखना बाकी है, पिक्चर बाकी है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? लोकसभा चुनावों में याद कीजिए दोस्तों, भाजपा गठबंधन को करारी हार मिली थी, बावजूद इसके कि उद्धव सेना दो फाड़ हो गई थी, बावजूद इसके कि शरद पवार की पार्टी दो फाड़ हो गई थी। कायदे से वो लय आगे बरकरार रखी जानी चाहिए थी, मगर भाजपा आखिरी लम्हे तक हार स्वीकार नहीं करती है। वो साम दाम दंड भेद से खेलती रहती है। मगर क्या विपक्ष के पास भाजपा के साथ मुकाबला करने का मादा है? भाजपा गेम में है, यह साबित करता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? हाँ, मेरा भी ये मानना है कि महाराष्ट्र हो या झारखंड, अभी तो कौन आगे है इसे बताने का जोखिम तो एग्जिट पोल वाले भी नहीं ले सकते। लेकिन इतना दिख रहा है कि दोनों जगह मुद्दों की बजाय, वास्तविक मुद्दों की बजाय गैर मुद्दे हावी हैं। भाषा, आपने देखा रजाकार वाला मुद्दा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कैसे उठाया, और देखिए उसके पीछे की सोच देखिए। रजाकार वाला मुद्दा न सिर्फ आदित्यनाथ उठा रहे हैं बल्कि देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा कि आपकी मां, आपकी बहन को रजाकारों ने मार दिया था और आप उस पर इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि मुस्लिम वोट ना चला जाए। मगर इस मुद्दे को उठाया क्यों गया है? क्योंकि जब रजाकार वाला पूरा जो मामला हुआ था, उस वक्त मराठवाड़ा जो था वो हैदराबाद स्टेट का हिस्सा था, और भाषा उस वक्त कई लोग यहां के मारे गए थे। अब देखिए, सोच देखिए, मराठवाड़ा इलाके में जो रिजर्वेशन को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, आपके पास उसका जवाब नहीं है, तो आप इतिहास से कुरेद कर एक मुद्दा ला रहे हैं, उस पर प्रहार कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको जवाब भी देना है एक मुद्दे का, तो जहर और राजनीति। और देखिए, बहुत सोचे समझे ढंग से, क्योंकि यह उस इलाके को एड्रेस करने के लिए अभिसार मुद्दा फेंका गया है जहां भारतीय जनता पार्टी को पसीने छूट रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन वाला मुद्दा पूरी तरह से बैकफायर कर गया है। वो पूरा जो आंदोलन, उस आंदोलन को लीड करने वाला शख्स बैठ गया और उसने तकरीबन अपने सारे कैंडिडेट्स को बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी धोखा देती है और उस धोखे पर हम विश्वास नहीं करेंगे। लिहाजा अब इनके पास क्या बचा? एक नफरती कार्ड बचा है कि अब आप रजाकार को ले आइए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है अभिसार, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहली बार योगी आदित्यनाथ को जमीन पर इतना विरोध बीजेपी, मैं कह रही हूं बीजेपी, सिर्फ सहयोगी नहीं, बीजेपी, पंकजा मुंडे, पूनम महाजन, ये सारे लोग कह रहे हैं। और आप देखिए दूसरी तरफ अजीत पवार ने तो सीधे सीधे कह दिया कि भाई हम योगी को नहीं चाहते, हमारे यहां योगी प्रचार नहीं करेंगे, मोदी जी की भी जरूरत नहीं है। तो एक चीज बहुत साफ है, वहां पर एक मराठी और गैर मराठी वाला जो सेंटीमेंट है, जो महाराष्ट्र की राजनीति का एक धुरी रही है बहुत लंबे समय तक, कि तुम यूपी वाले हमें कैसे समझा सकते हो, हम यहां पर वैसी नफरत नहीं कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा पैमाने पर खेला जा रहा है। भाषा, आपने जो कहा अपने पंच में कि जीत प्रचार की हो रही है, तो मैं आपके इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं
प्रचार तो आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो क्या मैं मानूं कि इस वक्त भाजपा गठबंधन को एज है अगर हम महाराष्ट्र की बात करें? नहीं, देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि प्रचार प्रचार दोनों तरफ से है अभिसार। यह भी प्रचार है जो अडानी बम फूटा है ना 2019 वाला, कि भाई किस तरह से अडानी जी बैठे हुए थे और उसके बाद विपक्ष ने विकास आघाड़ी ने सीधे सीधे स्टैंड लिया कि अडानी बीजेपी की सरकार, ये भी एक प्रचार का जरिया है। पंकजा मुंडे का इंटरव्यू देना, सीधे सीधे यह कहना कि भाई हम बांटने में विश्वास नहीं रखते, वो बीजेपी की हैं, वो गठबंधन की नहीं है। लेकिन नीचे तक जो प्रचार पहुंचा है बीजेपी का, इस समय सबसे बड़ा फैक्टर है एकनाथ शिंदे की लाड़की बहन योजना और उसका एकनाथ शिंदे पैसा। की लाड़की बहन की योजना की बात तो की जा रही है, मगर अगर आप विदर्भ की तरफ जाएं, खासतौर से रूरल महाराष्ट्र की तरफ जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर 288 सीटें हैं तो करीब 158 रूरल बेल्ट से आती हैं। किसान वहां कह रहे हैं कि लाड़की बहन वहन सब सही है, हमें मुफ्त बिजली, मुफ्त पैसा ये सब नहीं चाहिए, आपको हमें फसलों की, कॉटन और सोयाबीन की फसलों के सही दाम दीजिए। क्या आपको लगता है कि भाजपा की जो लोक लुभावन योजनाएं, इस पर जो किसानों को का जो अनरेस्ट है वो हावी हो रहा है? नहीं, किसान तो देखिए, किसानों का मसला तो हरियाणा में भी था, और पर मैंने जैसे पहले भी कहा कि हरियाणा महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है, वहाँ किसान एक बड़ा मुद्दा है और वो कपास और सोयाबीन इन सब के दामों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और वहाँ आंदोलन भी हुए हैं इसको लेकर, बड़े मजबूत आंदोलन हुए हैं। दूसरा, लाड़की बहन की योजना की आपने बात की, उसका फायदा तो जरूर, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, क्योंकि चाहे वो मुफ्त अनाज हो चाहे कुछ हो, उसका फायदा हुआ है बीजेपी को। इसके अलावा जो भाषा ने कहा कि यूपी वाला, पर वहां गुजरात वाला सेंटिमेंट भी है कि हमें गुजरातियों से डिक्टेट नहीं होना है। गुजरात बनाम महाराष्ट्र बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो जो अडानी बम आया है वो भी इसी उससे ही आया है कि भाई सब चीजें गुजरात ही हो रही हैं, और महाराष्ट्र की योजनाएं गुजरात जिस तरह से गई उसे महाविकास आघाड़ी ने मुद्दा भी बनाया। तो चाहे ये विदर्भ का मसला हो, चाहे वो दूसरे मुद्दे हो, इसमें जो बीजेपी को मतलब एज तो मिल रही है, क्योंकि उसका इस तरह से प्रचार है। अब देखना ये होगा कि वहां की जनता, क्योंकि वहां की जनता थोड़ा अलग सोचती है, चाहे वो मराठा वाला आंदोलन है, चाहे जरांगे वो पीछे हुए, तो मराठा आंदोलन ने परेशान कर रखा बीजेपी को, इसलिए वो ओबीसी पे ज्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन ओबीसी भी इस तरह की ओबीसी नहीं है वहां, जिस तरह की ओबीसी। भाषा, आप जो गई हैं, आप महाराष्ट्र के कई हिस्से गई हैं, क्या आपको वहां एक रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड, यानी शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक जो डिवाइड है वो दिखाई दे रहा है, और क्या वो भाजपा के लिए या भाजपा गठबंधन के लिए एक बुरी खबर है? मतलब उसके लिए सरदर्द है। बुरी खबर तो तब हो जाएगी जब वो वहां से हार जाएगी, लेकिन आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप इलाके के हिसाब से देखिए तो विदर्भ बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और वहां पर किसानों ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, वह मैनिफेस्टो इस बात का मुहर लगाता है कि किसान आज की तारीख में, चाहे वो हम सब प्याज यहाँ पर 100 रुपए 120 रुपए तक प्याज पहुंच रहा है, लहसुन पहुंच रहा है। आप जाइए, मैंने वहां पर बात की तो लोग बता रहे हैं कि कांदा यानी प्याज का जो किसान है वो खून के आंसू रो रहा है। सोयाबीन बैठ गया, पिछले 3 सालों में सबसे कम उसका मूल्य मिला है। ये 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट फसलें हैं जिसमें कपास शामिल है, ये किसान तो 100% इस समय ऑर्गेनाइज्ड हैं बीजेपी के खिलाफ। इनफैक्ट भाषा, राहुल गांधी ने अभी आज ही ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के किसान मुझे बता रहे थे कि सोयाबीन उगाने की लागत 4,000 प्रति क्विंटल, सोयाबीन बेचने की कीमत 3,000 प्रति क्विंटल, और किसानों को नुकसान 1,000 प्रति क्विंटल है। तो आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है वो हावी होगा? नहीं, ये हावी होगा नहीं, ये हावी है। इसी तरह से सौराष्ट्र उठा के देखिए, इसी तरह से मराठवाड़ा वाला पूरा रीजन उठा के देखिए, जहां पर आप जिक्र कर रहे हैं कि रजाकार का मुद्दा ये लेकर आए हैं। लेकिन वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि मराठा आंदोलन के साथ आपने क्या किया? आपने तो छल किया। उसको वोट में तब्दील करने के लिए जो महाविकास आघाड़ी की पूरी योजना है, पूरी जो टीम है, एक चीज बहुत यूनाइटेड है, वो है शरद पवार। शरद पवार लोकसभा चुनाव से लेकर आज की तारीख तक इकलौते ऐसे नेता हैं जो एक दिन घर में बैठकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिर्फ दिखाई नहीं दिए, वो लगातार जमीन पर हैं, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रहे हैं, और उसका एक बहुत इंपैक्ट पड़ा है। भाषा यहां कह रही कि शरद पवार पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, मगर मैं वो जो एक साथ
देखिए, विपक्ष का बहुत कुछ दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत गई तो बीजेपी अपने पुराने तेवर में आ जाएगी, जिसे कहते हैं प्री 2024 लोकसभा इलेक्शंस वाले जो तेवर थे। यानी कि फिर वो जो 60 सीटों को नुकसान हुआ है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। मैं जो यहां सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है उनका कैंपेन जो है अघाड़ी का वो थोड़ा अंडरवेलमिंग है? यानी कि जिस तीनों बड़े नेताओं को एक मंच पर बार बार होना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है हमें। क्या वजह उसकी दिखाई देती है? नहीं, वो वजह तो देखिए, बीजेपी से प्रचार के मामले में कोई टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि उनके पास शासन है, उनके पास पैसा है। तो और इन सब में भी जो हैं, जो चाहे वो महाविकास हो, इसमें सच्चाई स्वीकार, इनमें भी तमाम लोग प्रो बीजेपी सोचने वाले, प्रो संघ सोचने वाले, प्रो अडानी सोचने वाले लोग हैं। तो उस वजह से वो प्रचार उस तरह धार नहीं ले पाता। राहुल गांधी वायनाड में उलझे रहे बहुत समय, प्रियंका क्यों उलझे रहे भाई? तो, कांग्रेस को, कांग्रेस मतलब वायनाड आप तो जीत ही जाते ना। पूरे कांग्रेस की मशीनरी वायनाड में लगी हुई है भाई। गठबंधन के बाद मुख्यमंत्री वाला मसला, वो जैसे हरियाणा में चला था कि मैं मुख्यमंत्री, वहां भी वो चल रहा है। पर मेरा यह कहना यह है कि अभी महाराष्ट्र से इसलिए उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो लोकसभा परिणाम थे वहां बीजेपी बुरी तरह हारी है। तो क्या वो वजह, जो कारण थे लोकसभा में हारने के बीजेपी के, क्या वो बदल गए हैं या वो अभी स्टैंड करते हैं? तो अगर उन्हें आप देखें तो वो बहुत बदलाव नहीं हुआ है उसमें। तो इस वजह से महागठबंधन, वो जो महाविकास है, उसे एज है, क्योंकि वो जो कारण थे, चाहे गुजरात वाला मसला हुआ, जो योजनाएं गई, चाहे वो शिवसेना, और वो जो सहानुभूति लहर है उद्धव के प्रति और शरद के प्रति, वो अभी भी कायम है। मैं चेहरों की बात करना चाहूंगा भाषा की। सबसे पहली बात, राहुल, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि महाराष्ट्र में खासतौर से ये लोकसभा में उन्हीं की सोच कि संविधान खतरे में है, उसका असर, उसका फायदा हुआ। राहुल को जिस अग्रेशन के साथ मैदान में होना चाहिए था वो नहीं दिखा रहे हैं। क्या मतलब पूरी मशीनरी वायनाड में लगी है, वो वजह है, या राहुल के गायब होने की कोई और वजह आपको दिखाई देती है? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सोची समझी रणनीति भी है। यहाँ पर वह राहुल बनाम मोदी का चुनाव नहीं चाहते हैं, शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि नुकसान होगा। और जहां तक आप देखिए, मैं जो मुकुल कह रहे हैं कि क्या आप कह रहे हैं वो स्थानीय मुद्दों तक उनका ये कहना है कि इसे मराठा सम्मान से जोड़ना है, कि ये जो छल किया गया है वह छल ऐसा है कि, और उससे भी बड़ा बात या दांव जो खेला है उद्धव ने और शरद पवार ने, जो समझना जरूरी है, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस के लिए अस्तित्व का मतलब होता नहीं है ज्यादा। यहां अगर यह चुनाव उद्धव ठाकरे और शरद पवार हार गए, सो दे विल बी पॉलिटिकली फिनिश। उनके साथ एक विधायक नहीं रहेगा अगर वह जीत गया भी तो उनके लिए तो करो या मरो वाला हिसाब है। और उसमें उनको लगता है कि जो क्षेत्रीय सेंटिमेंट है, आप देखिए उसका असर मुझे दिखाई देता है। अगर पॉलिटिकल रीडिंग करूं मैं, पूनम महाजन का जो स्टेटमेंट है, जहां पे वो जाती हैं अपनी पिता, जो 2006 में हत्या होती है उनकी, उसे लेकर आती हैं और कहती हैं कि कोई बड़ा मसला रहा होगा, कोई पीछे मास्टरमाइंड रहेगा। उसके बाद पंकजा मुंडे का यह कहना, बटेंगे तो कटेंगे, हमारा नारा नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है। और उधर आप देखिए कि अजित पवार की जो पूरी टोली है वो इसके साथ जुड़ी है। और मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में थी, 3 जो विधायक वहां से लड़ रहे हैं जो बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा कि हमने अपने इलाके में यह पोस्टर नहीं लगाया है, कटेंगे तो बटेंगे, क्योंकि यह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा और यह हम इसको कैच नहीं करा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेता योगी आदित्यनाथ, ऐसा लगता है भाजपा जो है ना, वो भाजपा जो है वो किसी और गोले में है। वो फिल्म पीके का डायलॉग है ना कि हम किसी और गोले से हैं, भाजपा किसी और गोले में है। देवेंद्र फडणवीस को देखिए, वही औरंगजेब, मुस्लिम जो है वो राज करेगा, वही सोच दिखाई देती है एक तरह से। उसका जो गोला है ना यहाँ महाराष्ट्र में अभिसार, उसका गोला आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक का यह कहना कि हम 50,000 से अधिक छोटी बड़ी बैठकें कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, अपने इतिहास में पहली बार कर रहे हैं, ये खुद वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनका प्रचार है। मराठा सेंटिमेंट की बात जहां तक है, और शरद पवार उसके एक प्रतीक हैं, और उद्धव भी। आपने सुना होगा कि अजित पवार को क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप अपने पैरों पर खड़े होइए, आप बीच बीच में शरद पवार के पिक्चर और उनके वो मत इस्तेमाल कीजिए। तो वहां शरद पवार अभी एक बड़ा कद्दावर नेता के तौर पर हैं, और उद्धव तो वही है कि मराठा सेंटिमेंट बहुत है। इसी वजह से वो, चाहे योगी की सभाएं कम हो रही हो अब, और यह चाहे मोदी जी और गृह मंत्री को बहुत पसंद ना मुझे एक बात बताइए आप मुकुल, क्या आपको लगता है कि
अभी एक बहुत जबरदस्त, मैं कहता हूं, अघाड़ी को अगर बहुमत मिल भी जाता है तो क्या मुख्यमंत्री को लेकर गठबंधन में जूतम पैजार होने वाली है? क्योंकि हम जानते हैं कांग्रेस के अंदर पूरा जो नाना पटोले फैक्शन है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। कायदे से उन्हें उद्धव के चेहरे के साथ उतर जाना चाहिए था, क्योंकि उद्धव थे आपके। तो क्या उसको लेकर अभी एक बड़ी दिक्कत आने वाली है? इसकी भविष्यवाणी तो अभी नहीं की जा सकती, और मुझे सोचना ये चाहिए कि हरियाणा से सबक लिया होगा शायद कांग्रेस ने, पर कितना होता है। पर ये एक बात की बात है कि उन्हें कितनी एज मिलती है। और वाकई अगर कांग्रेस की सीटें, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर भी लड़ रही है, अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो उनका दावा एक बनेगा और उसमें एक वाकई में फ्रैक्शन और लड़ाई हो सकती है, और फिर पता चला कि फिर बीजेपी कामयाब हो गई अपनी सरकार बनाने में। लेकिन मेरा यहाँ मानना है कि तकरीबन तीनों पार्टियां यह मान के चल रही हैं कि अगर वह सरकार बनाएंगी, शरद पवार ने अपना हाथ उद्धव ठाकरे पे रखा हुआ है। ये तय है एक तरह ये से। तकरीबन आपको नहीं लगता? क्योंकि फिर नाना पटोले जो उछल कूद मचा रहे हैं वह बार्गेन करने के लिए और उनकी इमेज डाउन करने के लिए, लेकिन ये अंदर से लोग जानते हैं कि अगर जो सहानुभूति का सबसे बड़ा चेहरा है शरद पवार है, शरद पवार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और वह जरूर यह कोशिश करेंगे कि पुराना वाला जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है उसी को रिप्लेस किया जाए, उसी को रीइंस्टेट किया जाए, यानी दोबारा उसको लाए। और उद्धव के बनने में फायदा भी है कि बहुत से जो शिंदे गुट है वो शिंदे गुट भी शायद वापस आएगा, और ये एक मजबूत सरकार बन सकती है। और अजीत पवार ने भी इसका संकेत दे दिया। आप नवाब मलिक का स्टेटमेंट देखिए, सना मलिक का स्टेटमेंट देखिए, बहुत साफ है। पंकजा मुंडे का स्टेटमेंट देखिए, बहुत साफ है। अब मैं झारखंड पे एक त्वरित चर्चा कर लेता हूं, इससे पहले कि मैं अगले मुद्दे का रुख करूं। झारखंड में पहले चरण का मतदान हो गया है। हमने देखा कि तुम्हारी बेटी घुसपैठियों को दे देंगे, पूरे जिसे कहते हैं जबरदस्त जहरीला प्रचार। इनफैक्ट इनके जो पालतू न्यूज चैनल्स हैं, कुछ बहुत जहरीले यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्हें भी इन्होंने फैला रखा था। ये लोग आदिवासियों इंटरव्यू के एक भी केस नहीं लेकर आ पाए जहां किसी की बेटी घुसपैठी ने बंधक बना ली हो। मैं ये जानना चाहता हूं, इस सब जहर के बावजूद क्या झारखंड के पहले चरण में मुद्दों पर मतदान हुआ है, या जनता इस जहरीले प्रचार में बह गई है? देखिए, जहां तक 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पर मैंने बात की, चाहे वो गुमला वाला इलाका हो, सिंहभूमि ईस्ट, सिंहभूमि वेस्ट वाला मामला हो, वो जो इलाका है, यानी इस बार 20 सीटें थी जो आदिवासी आरक्षित सीटें थी। वहां पर सारे लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी पैसा खर्च करती है, बीजेपी विकास ले आती है। लेकिन मैं यहाँ पे बीजेपी वालों की बात कर रही हूँ, जो लोग बूथ मैनेज कर रहे थे। लेकिन इस बात पे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि घुसपैठी आए और हमारी बेटियों को ले गए। ऑन रिकॉर्ड बोलने को बीजेपी के आदिवासी जो प्रवक्ता है वह तैयार नहीं हुए। और तो और छोड़िए, जो मुर्मू जिनको ये ले गए, जो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे, उन्होंने भी कैमरे पर यह बोलने से इनकार कर दिया कि हमारी बेटियां मुसलमानों के साथ भाग रही हैं। तो बाकी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ईडी को जिस तरह से इन्होंने लगाया और वोटिंग से एक दिन पहले इन इलाकों में ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, और इसके पोस्टर्स भी लगे वहां पे ईडी रेड पड़ रही, और यहाँ बीजेपी तुरंत ही उसके पोस्टर्स लगा रही है कि देखो ये मिल गया है, देखो इतने घुसपैठिए मिल गए, इनके पास फर्जी आधार कार्ड है। अब उसका क्या असर पड़ा होगा, यह तो एक तरफ ये ईडी का इस्तेमाल था, दूसरी तरफ आप जानते हैं ठीक 1-2-3 दिन पहले वोटिंग के जो उनके करीबी हैं श्रीवास्तव, उन पर इनकम टैक्स की रेड है। ये जो साफ तौर पर एजेंसी इसका इस्तेमाल खास तौर से झारखंड में दिखाई दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जेल में थे, इसका असर क्या हुआ है जमीन पर? नहीं, इसका असर तो देखिए, वो एक तरह से घोषित करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं ये सरकार, ये घुसपैठी आए हुए हैं। इनका असर एक उस तरह के जो उनकी जो प्रचार है, उनका जो समय है उन पार्टियों का, वो समय लेना चाहते हैं कि वो इन सब में उलझे रहें। प्रचार वो होता है, हमेशा हुआ है। तो एक तो ये फायदा मिलता है, दूसरा एक जनता में थोड़ा सा ये बनाने में कि भाई ये सब ऐसा ही मामला है। और देखिए, ईडी जो कर रही है, अगर वो सही कर रही होगी कुछ पर, लेकिन अब ये दांव बार बार नहीं चलेगा। चाहे जैसे आपने बेटी उठाने वाला मामला कहा कि बेटियों को घुसपैठिया ले जाते हैं, वो मंगलसूत्र वाला याद ही है आपको। पर ये लोग लगातार, इन्हें लग रहा है कि पता नहीं क्या फीडबैक इन्हें मिलता है कि शायद इसी प्रचार से इन्हें फायदा मिलता है। पर जैसे भाषा भी कह रहे हैं कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस बार चुनाव हुआ पहले, उसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा चला है घुसपैठिए वाला। नहीं, मगर विपक्ष को तो इस पे एक बहुत क्रिएटिव अंदाज में जवाब देना चाहिए। जैसे मैंने देखा था, एक इमरान प्रतापगढ़ी कहीं रैली कर रहे थे, तो वो भारत का मानचित्र ले आए और बोलने लगे, भाई आप बताइए झारखंड कहाँ है?
झारखंड के साथ किस देश की सीमा जुड़ी हुई है? तो घुसपैठिए कैसे आएंगे, और अगर घुसपैठिए आए तो कैसे पहुंचे? तो विपक्ष को भी थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा इस तरह के दुष्प्रचार के जवाब देने के लिए। मुझे लगता है कि झारखंड में जिस भाषा में हेमंत सोरेन ने जवाब दिया, दरअसल वह झारखंड का बुनियादी नेचर है। अगर आप एक कुछ बेल्ट्स को, जो इंडस्ट्रीज बेल्ट हैं जैसे हजारीबाग और वो इलाके जहां पर भाजपा का पुराना काम रहा है, मारवाड़ियों का पूरा बहुल रहा है, वो अगर इलाका आप छोड़ दें, तो जिस भाषा में हेमंत सोरेन समझा रहे थे, मैंने बहुत ध्यान से सुना उनके तमाम भाषणों को, और गुमला में जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया या बाकी इलाकों में दिया कि आप ढूंढ के निकालो घुसपैठिया, आप तो यहीं के हो, हम तो यहीं के हैं, वो तो बाहर से आए हैं, आपने कितने घुसपैठिए देखे, हाथ उठाओ। तो ये जो एक आप सीधे सीधे कन्वर्सेशन में जाते हैं, डायलॉग में जाते हैं, लेकिन तो क्या जमीन पर वो जवाब दिख रहा है हेमंत सोरेन का, जेएमएम का, कांग्रेस का, वो असर दिख रहा है? देखिए, काटने की इन्होंने संथाल को बहुत कोशिश की, इसीलिए चंपई सोरेन को ले गए, क्योंकि पिछली बार 0 सन्नाटा थे संथाल बेल्ट में बीजेपी। आप ध्यान दीजिए, और जिस तरह से इन्होंने जो छात्र संगठन के साथ समझौता किया है, आज उसका इंटरव्यू भी मैं पढ़ रही थी, वह भी कह रहे हैं कि ये घुसपैठिए वाला हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि ये दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। हम तो अपने अधिकार मांग रहे थे, ज्यादा पैसे मांग रहे थे, इंडस्ट्रीज मांग रहे थे, तो अभी के फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि एक काउंटर नैरेटिव बिल्डअप किया है। लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज हैं और जो नफरती यूनिवर्सिटीज हैं अभिसार, क्योंकि ये ध्यान दीजिए कि 28% ही आदिवासी हैं, बाकी जो सीटें आरक्षित हैं वो भी कम सीटें आरक्षित हैं, बाकी सीटों पर तो इनका असर पड़ेगा ना। चलिए, अब हम रुक करेंगे अपने दूसरे मुद्दे का, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, उनके जहरीले बोल, और अब तो उनके सहयोगी दल भी शर्मिंदा हो रहे हैं। पंकजा मुंडे कह रही हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, नहीं चलेगा। आपने कभी एकनाथ शिंदे को इस तरह के जहरीले बयान देते हुए नहीं देखा। मगर सवाल यह कि भाजपा सुधरेगी कब, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव के पास इन जहरीले बोल का जवाब है? यह मत भूलिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीपीएससी को लेकर आंदोलन चल रहा है, और उसमें आप लगातार देख रहे हैं छात्र क्या कह रहे हैं, ना बटेंगे ना हटेंगे। यानी कि भाजपा का जो नारा है वो इन्हीं पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल? हाँ, मेरा मानना यह है कि कुछ असहयोग किया जा रहा है, कुछ असहमति जताई जा रही है सहयोगी दलों द्वारा और बीजेपी के द्वारा भी, लेकिन ये दिखावा ज्यादा है, क्योंकि बोली से ज्यादा मैं समझता हूं कि विचारधारा खतरनाक है, और वो उस विचारधारा के साथ डटकर खड़े हैं, लगातार खड़े हैं जब तक सरकार है। तो वो आगे के लिए सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ होता है तो हम कहीं और जा सकते हैं, लेकिन ये एक दिखावा है, और वो जब बीजेपी के साथ हैं तो इस तरह के बोल की विरोध करने से कोई ज्यादा फायदा है नहीं। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए, मेरा मानना है कि राहुल हो, अखिलेश हो, या पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन हो, इसका जो काउंटर एक साथ उन्हें करना चाहिए था वो अभी तक नहीं कर पाए। अलग अलग स्लोगन्स हैं, डरोगे तो मरोगे वाला आया है, साथ रहोगे तो जीतोगे आएगे, लेकिन उसका जो प्रचार जमीन पर होना चाहिए था वह नहीं है। जबकि एनडीए में ही आपस में जो फूट है वह बहुत तगड़ी है, और एक मैसेज बहुत क्लियर है कि इस तरह का नफरती कैंपेन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से उधार लेने को तैयार नहीं, उसके साउंड्स दूसरे हैं। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच हर गुजरते दिन के साथ बीमार होती जा रही है। टॉप से लेके बॉटम तक सब यही जहर उगल रहे हैं, और मेरा यह मानना है, इस बात को लेकर मैं आशावादी हूं कि अगर यह जहरीली सोच जारी रहेगी तो एक दिन आएगा जब भाजपा की यह सोच न सिर्फ उनके सहयोगी दलों के लिए बल्कि पूरे देश में उनके समर्थकों के लिए शर्मिंदा करने वाली जो एक तरह से चीज हो जाएगी। भाषा, मैं एक बार फिर जिक्र करना चाहूंगा रजाकार वाला जो मुद्दा योगी आदित्यनाथ जिक्र करते हैं, वो प्रहार करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पे। देखिए, आपके परिवार वालों को तो रजाकार जो है उन लोगों ने मार दिया, मगर देखिए इसके जरिए एक क्या सोच और एक क्या सबक मिलता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को, परिवार को रजाकारों ने मार दिया। वो चाहते तो मन में मुसलमानों के लिए जहर भर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके बेटे ने भी यही बात कही है, बहुत अच्छी बात हाँ, कि भाई हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी कि देखिए, जहरीली सोच को लेकर भाई खड़गे तो भुक्तभोगी है ना, मगर वो मन में चाहते तो वो जहर भर सकते थे। मगर रजाकार अलग हैं और देश का एक मुसलमान एक अलग है। मगर ये कहीं ना कहीं एक सबक है कि वो जहरीली सोच के क्या मायने हैं।
हाँ, और देखिए इसी क्रम में यह भी समझना जरूरी है कि आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। आप एक विपक्ष की पार्टी के इतने कद्दावर नेता को सीधे सीधे डिह्यूमनाइज कर रहे हैं कि अरे भाई तुम्हें जिसने मारा तुम उसी को पक्ष में ले रहे हो, तुम वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हो। और ये बोल कौन रहा है अभी सर? योगी आदित्यनाथ जो पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटों के लिए पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्योंकि यह चुनाव, यह जो नारा है अपने आप में बटेंगे तो कटेंगे, क्यों लाया गया है और क्यों आरएसएस ने इस पर मुहर लगाई है? क्योंकि उनको लगता है कि सारे हिंदू दलित मंदिर में नहीं जा सकते। यह अलग बात है, वहां पे बजरंग दल खड़ा हो जाएगा, वहां पे तमाम दल खड़े हो जाएंगे, लेकिन यहां पर वो कहेंगे हम सारे हिंदू एक हैं। और बांटने वाला कौन है? जो उनके लिए कास्ट सेंसस। तो ये एक नारा ऐसा पेश किया गया था जिसके जरिए वो कांग्रेस का कास्ट सेंसस का विरोध कर सके, कांग्रेस का जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का विरोध कर सके, और सबसे बड़ी बात रजाकार वाला मुद्दा सामने लाकर उन्होंने सोचा कि जो मराठा हमसे नाराज हैं, क्योंकि रजाकार यानी किसके लिए? बाकी मध्य प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मुकुल कि देखिए ये जो भाजपा के जो जहरीले बोल हैं, हम देख रहे हैं सहयोगी दल असहज हैं, पंकजा मुंडे, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, उनमें असहजता दिखती है, मगर मुझे लगता है इसको लेकर एक फाइट बैक जनता से आना पड़ेगा। मसलन प्रयागराज में यूपीपीएससी के खिलाफ जो 2 शिफ्ट्स में एग्जाम करने को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सोच को चुनौती दी जा रही है कि ना बटेंगे ना हटेंगे और हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। तो एक तरह से ये सोच जनता की तरफ से, ये पुशबैक जब तक जनता की तरफ से नहीं आएगी, ये सुधरने नहीं वाले। तो जनता का ही देखे, चाहे यूपी का मसला है, एक रहेंगे वो, ये भी एक व्यंग भी चल रहा है कि भाई जुटेंगे तो पिटेंगे, जो उस तरह से है कि जुट रहे हैं तो भाई योगी जी पीट रहे हैं। पर जनता का फीडबैक है, इसी वजह से पंकजा मुंडे या अजीत पवार को कहना पड़ रहा है। अगर जनता का फीडबैक नहीं होता तो वो उनसे, वो खुद ऐसा, उनकी विचारधारा ऐसी नहीं कि उससे असहज है। नहीं तो इस फीडबैक से खुद को दूर क्यों रख रही है बीजेपी? क्यों इतना बीजेपी? देखिए बीजेपी को तो अभी समझ में, जो उनकी एक राजनीति है वो तो 100 साल से यही है, जो आरएसएस से चली आ रही है। उनकी राजनीति यही है, मंगलसूत्र से वो घुसपैठिया तक ही आए। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये इन लोगों को फीडबैक मिल रहा है, तभी ये इससे विचारधारा से थोड़ा सा अलगाव कर रहे हैं, वरना ऐसा नहीं है। रजाकार का मुद्दा, मुझे लगता है कि इसमें तो खड़गे साहब के बड़प्पन की तारीफ करनी चाहिए। तो क्या कल को ये पूछेंगे कि राहुल जी से कि भाई आपके इंदिरा गांधी को तो उन्होंने मार दिया और राजीव गांधी को वहां बम छोड़वा दिया गया? पूछ लिया उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें माफ किया, सपोर्ट कर रहे हैं और आपको तो ठीक है, ये देश ऐसे ही है। और ये जो खालिस्तानी है या रजाकार है, वो ना तो सिख हैं ना वो मुसलमान है, उस तरह से उन्हें अलग करके देखा जाना चाहिए। इस तरह से सबको एक खाने में रखने की कोशिश है, ये बहुत खतरनाक है। पर बीजेपी को कुछ और नहीं आता है, इसलिए वो बार बार वो करेगी, और जब तक उसे जनता जवाब नहीं देगी तब तक वो नहीं सुधरेगी। अच्छा, और ये इसलिए भी किया जाता है भाषा, क्योंकि आपको मुद्दों से बचना है। अब देखिए आपके राज्य में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का एक बयान नहीं है उस पर, उनकी एक प्रतिक्रिया नहीं है, उनकी सरकार की तरफ से एक सरकारी प्रतिक्रिया आई है, वो एक अलग मुद्दा है। बुलडोजर को लेकर इतना करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है, ठीक है, उसको लेकर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जबकि हर जगह चलता था बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। तो आप मुद्दों से जुदा हैं और आपके पास एक ही तरीका है लोगों का ध्यान भटकाने का कि बटेंगे तो कटेंगे, और यही जहरीले बयान। क्योंकि देखिए इसके बिना उनके पास महाराष्ट्र में कम से कम बेचने के लिए कुछ नहीं है, और इसी तरह से झारखंड में भी अभिसार उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। तभी वहां पर हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वह आके कहते हैं कि जैसे आपने बाबरी को हटा दिया, यहां से अब्दुल को हटा दो। तो आप देखिए कि एक ही पैटर्न है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि आज की तारीख में वह विकास की बात नहीं कर सकते, क्योंकि विकास की बात करेंगे तो अडानी के विकास की बात हो जाएगी, अडानी बम फूट जाएगा। हमें यह भी ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में पहली बार है, यह पहली बार आज तक किसी भी स्टेट पॉलिटिक्स में है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम इस तरह से आया कि उसने कैसे सरकार बनाई और किस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने इनके लिए तैयार नहीं हुआ इसलिए मेरी सरकार गिरा दी। अडानी ने गिराई, बीजेपी ने नहीं गिराई। ये जो पूरा स्लोगन है, ये अपने आप में बिल्कुल दूसरे ढंग का स्लोगन है अभिसार, और इसलिए
ये हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में हिंदू मुसलमान कभी नहीं हुआ। वहां पर अभी तक बीजेपी की फाइट ग्राउंड पे ईसाई मिशनरियों के खिलाफ रही है, चर्चेस के खिलाफ रही है, लेकिन उससे वोट नहीं मिलते, उससे अट्रैक्शन नहीं मिलता। ईसाइयों को आप खौफनाक ढंग से नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए इस बार चुनाव में इन्होंने पूरी रणनीति चेंज कर दी। 2019 के चुनाव से अब तक यहां पर भी इन्होंने मुसलमान 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 कर दिया, क्योंकि इनको लग रहा है कि हिंदू को, आदिवासी को, आप सोचिए, इन्होंने आदिवासी के लिए मोदी जी ने क्या कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे मोदी जी, आदिवासी एक ही हैं और वो कभी उस तरह से एक नहीं हो सकते, क्योंकि सबके सेक्शंस अलग अलग हैं, संथाल अलग है, ये जो बाकी अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोगन था, एक हैं तो सेफ हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जिस तरह से उसका जवाब दिया कि एक हैं तो सेफ हैं, मतलब एक में उन्होंने तस्वीरें दे दी, डोभाल, माधवी बुश, अडानी, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। ये जिस तरह से जवाब देना है, मेरे ख्याल से ये तरीका होना चाहिए, बहुत इसका अच्छा जवाब तरीका देना है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, एक है तो सेफ, और एक कौन है, उन्होंने जो उसका बाकायदा डिस्क्राइब किया, ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये आगे, और ये सिर्फ चुनाव तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बात चुनाव तक नहीं थमेगी कि आपका आज चुनाव हो गया तो ये चीजें आगे बढ़ानी, क्योंकि उन्हें यही मुद्दा रखना। जैसे आपने भी कहा कि ये मुद्दे रखने से एक सुविधा ये है कि आपको दूसरी बातें मुद्दों की नहीं करनी होती, ये सारे मुद्दे रहते हैं। और उन्हें कई बार ये फीडबैक भी मिलता है कि जो नेगेटिव जैसे बटेंगे तो कटेंगे, ये लोगों को आकर्षित करता है। बिल्कुल। तो नेगेटिव चीजें जल्दी आकर्षित करती है, आदमी की फितरत है। मगर उस नेगेटिव में होता है ना कि आप देश की जनता को गालीबाज बना रहे हो, आप देश की जनता को डरा रहे हो, धमका रहे हो। जब एक देश की जनता 24 घंटे डर में रहेगी तो भाई क्या विकास होगा, तो नाज़ी जर्मनी बनेगा। नफरत में, और उसमें भी सबसे ज्यादा युवाओं की मुझे इतनी चिंता है। मैं महाराष्ट्र के जिस इलाके में गई, मुंबई में गई, जहां वहां जो नौजवान है, और खास तौर से यूपी, झारखंड, बिहार से जो लोग आए हैं, नौजवान 21 से लेके 25 तक, वो कोई असली में अपनी उम्र को जीने वाला नौजवान ही नहीं रह गया। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नफरती नौजवान हो गया है, जो पूरे समय उसी ढंग से सोच रहा है। और जब आप पूछिए उससे कि आपका मुसलमान दोस्त है कि नहीं है, नहीं है, तो अभी हमने हटाया नहीं है, लेकिन जरूर आ गया है। तो ये जो लेकिन है ना, यही सबसे बड़ा काटने वाला है। तो इस जहर का जवाब बुद्धिमत्ता से गढ़े गए स्लोगन्स होंगे, और बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने आपको लगता है? स्लोगन भी गढ़े जाएंगे और जमीन पर प्रयास लगातार, जैसे वो करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। जैसे शाखाएं लगती हैं उनकी, सुबह की फेरी निकलती है, आपको भी मुझे लगता है सेवा दल वाला पुराना कुछ काम करने होंगे, जमीन पर जाना होगा और लगातार करना होगा, चुनाव दर चुनाव नहीं, लगातार ये एक प्रोसेस में रहेगा, तभी इस देश की दशा सुधर सकती है। और हम रुक करते हैं अपने तीसरे मुद्दे का, और वो है बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आप कह सकते हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, क्योंकि बुलडोजर के नाम पर आप जानते हैं कितनी जहरीली राजनीति हुई है। न्यूज चैनल्स ने किस तरह का गंध चलाया है बाबा का बुलडोजर, और सबसे बड़ी बात, भाजपा का जो समर्थक वर्ग है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसे एक उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहा था। हमारा जो मीडिया है वो बुलडोजर पर चढ़कर जो एक तरह से जर्नलिज्म कर रहा था। क्या इस बड़े फैसले का पंच बताएंगी भाषा? अभिसार, ये बहुत जरूरी फैसला है, हालांकि बहुत देर कर दी उन्होंने इस फैसले तक पहुंचते पहुंचते। और इस फैसले में भी, क्योंकि बुलडोजर एक राजनीति है, बुलडोजर कोई अधिकारी अपने आप फैसला करके बुलडोजर नहीं चला रहा था, और वो जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको बख्श दिया गया है, उनके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया है, ना ही यहां पर इंडिकेशन भी दिया गया है कि इस तरह की जो पॉलिटिक्स हो रही है वह देश के लिए खतरनाक है। और दूसरा बहुत अहम मिसिंग फैक्टर है कि जितने घर गिराए गए, जो नाइंसाफी हुई, उनका होगा तो होगा क्या? अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को तो एक्सपोज किया ही है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा एक्सपोज गोदी मीडिया हुआ है। क्योंकि आप इस बात पर गौर करें कि गोदी मीडिया ने टीआरपी हासिल करने के लिए बुलडोजर को कितना एक तरह से उसका इस्तेमाल किया, उसका जिक्र किया, मगर जैसे ये फैसला आता है उस पर बहुत कोई गंभीर चर्चा भी नहीं होती। इनफैक्ट कुछ इक्का दुक्का चैनल्स में ये भी देख रहा था कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को फायदा है, तो ये तक बातें की जा रही थी। क्या इस मुद्दे का पंच बताएं मुकुल?
हाँ, मेरा भी कहना यह है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं बहुत उत्साहित नहीं हूं क्योंकि हाकिम के मुंह खून लग गया है, बुलडोजर को खून लग गया है और ये रुकने वाला नहीं है। वो कोई ना कोई चोर दरवाजा, चोर रास्ता निकाल लेंगे। बुलडोजर पे इतना बड़ा फैसला, मगर बताइए साहब, जिस बुलडोजर को लेकर आपने अब तक इतनी डिबेट्स की, गोदी मीडिया पर उस पर चर्चा से ही गायब था शाम को। वो इक्का दुक्का चर्चाएं थी, मैंने आपको बताया था शो से पहले, एक न्यूज चैनल का स्क्रीनशॉट दिखाया था, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ है, यानी कि हद है बिल्कुल। अब बेचारे करते क्या, क्योंकि बुलडोजर अन्याय के पक्ष में वो तो इतने ज्यादा खड़े हो गए थे अभिसार, क्योंकि आप सोचिए कि एक एंकर, वो दृश्य मेरे दिमाग से कभी हट नहीं सकता है, वह महिला एंकर खड़े होकर बुलडोजर पर कह रही है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव कवरेज, अब ये बुलडोजर ये घर गिराने वाला, अरे ये घर कैसे रह गया। बिल्कुल, ये एक कितना निम्न स्तर की पत्रकारिता का एक दृश्य है जो फ्रेम करके मढ़वा लेना चाहिए। तो अब ये सारा का सारा जब बुलडोजर अन्याय सामने आता है और सीधे सीधे वहां पर जिस तरह से गवई अपना पूरा फैसला पढ़ के सुनाते हैं कि ये इनजस्टिस है, ये और नहीं हो प्रदीप की सकता। कविता का जिक्र प्रदीप की करते हैं कि कविता भाई से शुरुआत होती है। हाँ। घर जो होता है एक सपना होता है, उसका एक मार्मिक पहलू भी है। जी। जिस तरह से इन्होंने एक पत्रकार का जिक्र किया है मुकुल, कि वो बुलडोजर पर चढ़ के जो है वो पत्रकारिता कर रही थी, मैं नहीं भूला हूं उस दौरान जब वो ये सब कर रही थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया था, अचानक बीच में आता है कि ये बंद कीजिए, रोकिए। मैं नहीं भूला हूं कि आसपास की जनता उन मोहतरमा से कह रही थी कि मैडम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसका जिक्र कीजिए। मतलब कितनी शर्मनाक बात है। ये पत्रकार का दायित्व है कि वो पत्रकार जो है अपनी जनता को हकीकत पहुंचाए कि यहां जो बुलडोजर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। याद कौन दिला रहा है? आसपास खड़ी हुई जनता। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? गोदी मीडिया ने तो जनता को ही बुलडोज कर दिया है, बुलडोजर के ऊपर ही नहीं खड़े हैं वो गोदी एंकर, उन्होंने पत्रकारिता पर ही बुलडोजर चला दिया है। तो उनके बारे में अब क्योंकि वो पूरा का पूरा एक नेक्सस सबको पता चल गया है, पूरा किस तरह से नाभिनाल का संबंध हो गया है मीडिया का और सत्ता का, तो उसमें ये है। पर मेरा जो एक बड़ा एक कंसर्न है, ये चिंता है कि क्या इन घरों में, जैसे कहा है कोर्ट ने, क्या वो झुग्गी झोपड़ियां भी आएंगी जिन्हें कभी भी मिसमार कर दिया जाता है, कभी भी बुलडोजर चला दिया जाता है, वो मज़ारे आएंगी? और मुझे लगता है क्योंकि इससे सबक लेगी बीजेपी, मैं नहीं समझता, क्योंकि जिस तरह संविधान की शपथ लेकर कोर्ट में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, इसी तरह चाहे कोर्ट कुछ भी कहे, इनका बुलडोजर चलेगा। उसके लिए नए नए तरीके निकाले जाएंगे, गिराया ना जाए तो ताला लगा दिया जाएगा, 15 दिन का नोटिस अतिक्रमण के नाम पर, तमाम सब चीजें चलेंगी, क्योंकि योगी जी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, अपनी पहचान बना ली है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं मुकुल की बात से पूरा इत्तेफाक नहीं रखती कि एक सेटबैक तो निश्चित तौर पर मिला है और इसका आभास इन्हें पहले हो गया था, तभी फैसला रिजर्व किया गया था। क्योंकि मुझे बड़ी हैरानी ये भी होती है मुकुल कि इस तरह के फैसले रिजर्व क्यों किए जाते हैं, इतना लंबा समय क्यों दिया जाता है। लेकिन अब दिक्कत है कि बुलडोजर दरअसल सत्ता की मानसिकता हो गई है। यह सिर्फ योगी का बुलडोजर नहीं है, ये मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर है, राजस्थान में भी है, और तो और जम्मू कश्मीर में भी नहीं हो। यही नहीं, आपको याद है बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री आए थे, वो भी बुलडोजर पर चढ़े हुए थे। मतलब तो क्या ये कल्पना से विचित्र हो रहा है? चुनाव प्रचार बुलडोजर पे करते हैं और दरअसल बुलडोजर एक नाजी हिटलर का प्रतीक है कि आप किस तरह से न्याय को और गरीब को नेस्तनाबूद कर देते हैं। और जो घर गिराए गए हैं वो एक बड़ा सवाल है कि अभी तक जो इनजस्टिस हुआ है उसमें भी मिलॉर्ड जस्टिस तो मिलना चाहिए कि जिनके घर गिरे हैं उनके बारे में आपको बोलना तो जरूर नहीं, मगर ये फैसला चुभा तो है, क्योंकि आपने देखा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का एक शब्द नहीं, उनकी सरकार की तरफ से एक बयान आया है मगर उनकी तरफ से एक शब्द नहीं। वो क्यों बोलेंगे इस पर? देखिए, और वो मैं इसलिए भी कह रहा था कि चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे एक और यूपी का एक और पहचान बनाई है योगी जी ने, बाबा जी ने, फर्जी एनकाउंटर। कितना भी कह लीजिए, कोर्ट कितना भी डांट ले, ये चीजें नहीं रुक रही हैं, क्योंकि उन्हें लग गया है कि आप कहते रहिए, हम उसे बुलडोज कर देंगे, हम तरीके निकाल लेंगे। हाँ। अभी आपने देखा जब नेम प्लेट पर उन्होंने कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट पर कोर्ट ने फैसला दिया, उस पर रोक लगाई, उन्होंने थूक जिहाद के नाम पर एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर ली, एक नया नियम लाने की तैयारी कर ली। वो उसे किसी ना किसी बहाने लागू करेंगे और वो पहचान अपनी बरकरार रखेंगे, क्योंकि उनकी जनता, उनका वोटर, उनका मतदाता, उनका भक्त इस सबसे खुश होता है। क्योंकि एक इनजस्टिस की भावना हो गई कि तुरंत इंस्टेंट जस्टिस बुलडोजर ही दिला सकता है, उसको काउंटर करना जरूरी है। अभिसार, बहुत बहुत शुक्रिया। भाषा और मुकुल, आप दोनों का इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।